चलिए समझने की कोशिश करते हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में। इस क्लास में हम है ना स्पेशली जीपीसीआर के रिलेटेड देखेंगे। जितना भी जीपीसीआर के सराउंडिंग के टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम उसी को ही कवर करेंगे एज पर सीएसआईआर गेट और जितने भी है ना पीएचडी लेवल के एग्जाम से उनका सिलेबस। और यहाँ पे अगर ये इंटरमीडिएट के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत भी लिंक कर रहा है यू कैन वॉच इट। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्नलिंग क्यों कराई जा रही है। देखिए नॉर्मल और हम है ना इस क्लास में बेसिक से है ना एडवांस तक जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट जो है ना बिल्कुल भी जिसे जीरो नॉलेज हो वो भी है ना इसे देखेगा तो आराम से समझ जाएगा। देखिए नॉर्मली है ना सेल्स को है ना एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। क्यों कम्युनिकेट करना है? ताकि है ना दे कैन ऑर्डर ईच अदर। ये है ना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ताकि है ना यहाँ पर है ना सेल सिग्नलिंग चला सके या फिर सेंसरी रिस्पॉन्स कर सके। कोई भी रिस्पॉन्स करना हो तो ये है ना कम्युनिकेट करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास है सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं इनका कम्युनिकेशन के अंदर। अब एक तो होगा एंडोक्राइन जहाँ पे है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा जो है ना हार्मोन्स रिलीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना कहाँ पर मौजूद होगा? इट विल बी प्रेजेंट इन दी हेड रीजन, राइट? ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? डायरेक्ट है ना ब्लड के अंदर जितना भी हार्मोन है वो भेज देगी। भेजने के बाद क्या होगा? ये हार्मोन इस तरह से ब्लड के अंदर ट्रैवल करके जो भी ऑर्गन पे, जैसे कि थायराइड ग्लैंड होने दो या फिर है ना एड्रिनल ग्लैंड होने दो या फिर टेस्टिस ओवरीज, जिस पे भी इसका रिसेप्टर है, ये पर्टिकुलर हार्मोन का पर्टिकुलर रिसेप्टर है, उसी पर जाके इफेक्ट करेगा। तो इस तरह से है ना हार्मोन्स है ना ब्लड के अंदर रिलीज होंगे और ये जाकर है ना पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर है ना इस तरह से फंक्शन करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि हार्मोन क्या है या फिर है ना आपको ये नहीं पता कि लिगेंड क्या है या फिर रिसेप्टर क्या है, उसके बारे में भी समझते हैं। देखिए दो तरह की चीजें होते हैं सिग्नलिंग के लिए। एक तो होगा हमारे पास लिगेंड जिसे है ना हम क्या कहेंगे, मैसेंजर के तौर पर जाएगा ये। और एक होगा रिसीवर या फिर वी कैन कॉल इट एज ए रिसेप्टर। रिसेप्टर एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जो है ना सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर सेल के अंदर होगा। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर है ना लिगेंड है ना हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये सारे लेटर्स के तौर पे मैसेज के तौर पे आकर है ना एक उसी के रिसेप्टर से बाइंड होंगे जिसके बोले उसके रिसेप्टर से नहीं बाइंड होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होंगे तब है ना उसका रिसेप्टर उस मैसेज को है ना पढ़ लेगा और है ना एक सिग्नल जो है सेल के अंदर चलवाएगा। मतलब इस तरह की प्रोसेसिंग होगी। सो वी कैन से ये एक लेटर है और ये है ना लेटर पढ़कर है ना रिस्पॉन्स करने वाला एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो सेल के अंदर चल रहा है। और लिगेंड जो है ना हमारा लिगेंड जो स्पेसिफिकली हार्मोन्स जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज पहुंचाएंगे और जैसे ही मैसेज पहुंच जाएगा उसके बाद इसका काम तमाम हो जाएगा। मतलब ये बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन के थ्रू या फिर सर्कुलेशन के अंदर जितने भी यूरिन के पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के जो नॉर्मली वाटर के साथ है ना इसे रिमूव कर दिया जाएगा। तो हमें समझ आ गया कि एंडोक्राइन सिस्टम में नॉर्मली हार्मोन्स है ना इस तरह से ट्रैवल करेंगे और ये जाकर है ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे है ना मैसेज पहुंच जाएंगे। ओके वी गॉट इट। अब हमें समझना चाहिए पैराक्राइन के बारे में। देखिए एंडोक्राइन में ट्रैवलिंग हो रही है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक जा रहा है रिलेशनशिप। बट वही पैराक्राइन के अंदर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर ये है ना बहुत क्लोज डिस्टेंस में होगा। जैसे कि न्यूरॉन्स के अंदर जो हमारे सेल्स नर्व सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव एज ए रिसीवर की तरह है ना रिसीव करते हैं। मतलब ये एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं और ये क्या करते हैं? मैसेज को एक दूसरे को है ना पास करवा के इस तरह से सिग्नलिंग का काम करवाएंगे। एंडोक्राइन में हमने देखा कि ब्लड है ना आपका हेड का रीजन कहाँ पर है या फिर आपके टेस्टिस ओवरीज या फिर है ना एड्रिनल ग्लैंड बहुत दूर डिस्टेंस में जा रहा है। ये है पैराग्राम जहाँ पे बहुत करीब में है ना इस तरह से सिग्नलिंग का प्रोसेस जो है चलेगा। अब हमारे पास थर्ड होगा ऑटोक्राइन का सिस्टम। ऑटोक्राइन में हमारे पास आएंगे टी सेल्स। टी सेल्स में नॉर्मली यहाँ पे इस तरह का प्रोसेस क्या होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। टी सेल्स में एक ही सेल होगा, ये सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ लव जो होगा वो कहलाएगा। यहाँ पे टी सेल के ऊपर है ना रिसेप्टर होगा इस तरह से और लिगेंड भी यहीं से रिसीव होगा। मतलब अपने आप को ही सेल्फ मोटिवेट करेगा, सेल्फ लव करेगा, जहाँ पे है ना लिगेंड भी रिसीव ये
मैसेज सेंड भी यही होगा और रिसीव भी इसी सेल के लिए होगा और सिग्नलिंग भी इसी सेल के लिए होगी। तो इस तरह का ऑटोक्राइन का सिस्टम होगा। और एक हमारे पास होगा जक्स्ट्राक्राइन। जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग के अंदर नॉर्मली हम ये देखेंगे नॉच सिग्नलिंग के अंदर, जहाँ पे क्या होंगे, दो सेल्स इस तरह से एक दूसरे के करीब करीब इस तरह से अटैच होंगे और इसके रिसेप्टर और लिगेंड है ना कुछ इसी तरह से एक दूसरे में घुसे पड़े रहेंगे। बट जब भी है ना सिग्नलिंग करवानी हो तभी है ना ये एक्टिवेट होंगे, तब तक है ना ये सिर्फ एक दूसरे में इस तरह से पड़े रहेंगे। सो दिस इज नथिंग बट जक्स्ट्राक्राइन। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर समझ आ गया होगा। अब जानने की कोशिश करते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स है ना दो तरह के होंगे, एक तो हाइड्रोफिलिक और एक है ना लिपोफिलिक। हाइड्रो मतलब कुछ नहीं वाटर है एंड लिपो मतलब लिपिड है। फिलिक मतलब लवेबल, फिलिक मतलब लवेबल। मतलब ये है ना वाटर को लवेबल होगा और ये है ना लिपिड को लवेबल होगा। इसका एग्जाम्पल आप है ना हाइड्रोफिलिक का एग्जाम्पल इंसुलिन, एड्रेनालाइन देख सकते हैं। एंड लिपोफिलिक मतलब स्टीरॉयड एंड एस्ट्रोजन। इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास दो सेल्स है। ओके, एक सेल है ना बहुत निहायत निकम्मा सेल होगा जो बोलेगा कि है ना मैं है ना सेल के अंदर रिसेप्टर को लिगेंड को है ना नहीं भेजूंगा, आई जस्ट वांट टू स्टे। अब यहाँ पे हमारा रिसेप्टर है, अब सेल का जो लिगेंड है वो क्या करेगा, यहाँ पर इसी तरह से बाहर ही सेल के बाहर ही रहेगा, ये अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसकी एक वजह है कि ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये है ना हाइड्रोफिलिक कंडीशन में है, वाटर से बना हुआ मॉलिक्यूल, मतलब ये है ना हाइड्रोफिलिक से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकेगा। ओके, बट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मौजूद लिपिड से उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, सो दैट्स वे इट विल स्टे आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसके लिए रिसेप्टर को हमें कहाँ पर, यहाँ पर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही रखना पड़ेगा और ये क्या करेगा, यहीं पर आके अपने आप को अटैच करवा के जो भी मैसेज है यहाँ पे भेज देगा। ओके, और एक कंडीशन में है ना लिपिड से लव करने वाला क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं है ना बाहर यहाँ पे नहीं रहूंगा, आई वॉन्ट टू गो इन साइड, क्योंकि मैं तो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आराम से ट्रेवल करवा कर इसे है ना रिसेप्टर से अपने रिसेप्टर जो है ना इसका ऑलरेडी रिसेप्टर है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मतलब सेल के साइटोसोल में रीजन में मौजूद होगा। अब ये लिगेंड आकर यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से अटैच करवा देगा। अब यहाँ पे ये लिपिड से जो बना हुआ मॉलिक्यूल है ये क्यों यहाँ पर अंदर आ रहा है, मतलब देखिए नॉर्मली है ना यहाँ पर हमें अच्छे से पता है जो जितना भी सेल्स है उसके आउटसाइड में एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन के अंदर है ना नॉर्मली बहुत ज्यादा अमाउंट में H2O होगा। अब ये H2O की कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से लिपिड्स कांट सर्वाइव, बट ये जो हमारा हाइड्रोफिलिक कंडीशन वाला जो लिगेंड है वो अच्छे से रह पाएगा। सो ये यहाँ पे अच्छे से हाइड्रोफिलिक वाला अच्छे से अटैच कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, बट वही लिपिड वाला है ना इस H2O के जो एनवायरनमेंट है उसमें है ना अटैच नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये है ना सेल के अंदर साइटोसोल में जाकर है ना अटैच करवा लेगा अपने आप को। अब ये सारा हमें समझ में आ गया। अब हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो हाइड्रोफिलिक कंडीशन वाला है इसके और थोड़े से नखरे हैं, क्योंकि इसे है ना ये कहाँ पर अटैच हो रहा है, इट इज अटैचिंग ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अब ये हमारा सेल है, अब इस सेल के ऊपर हमारे पास है रिसेप्टर। ओके, ये है हमारा रिसेप्टर। अब देखिए ये समझिए आपका घर, ये जो पूरा कंप्लीट है आपका ये होम है। अब आपके घर में है ना कोई भी आए, ओके, वो बोले कि नहीं मैं बाहर से ही जो भी मैसेज है बाहर ही दूंगा, बाहर से ही चला जाऊंगा। अगर बाहर से ही दूंगा, बाहर से ही चला जाऊंगा इस तरह से कुछ कहें तो कोई ना कोई बाहर जाकर उसका मैसेज लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर है ना कोई बाहर आएगा एक पर्सन और यहाँ पे है ना मैसेज लेगा उस पर्सन के में से और फिर वो मैसेज को अंदर लेके आएगा और घर के अंदर पहुंचाएगा कि ये मैसेज था फलाना ढिमकाना। वही कंडीशन यहाँ पे हमारे हाइड्रोफिलिक की कंडीशन में भी होगा। इसका रिसेप्टर बाहर ही होगा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक कंडीशन में है, जिसकी वजह से लिगेंड यहाँ पर आकर अटैच होगा, जिसकी वजह से मैसेज यहाँ पर ही रह जाएगा। अब इसे हम अंदर पहुंचाना चाह रहे हैं तब हमारे पास कोई ना कोई एज ए सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक सेकेंडरी मैसेंजर जो आकर है ना सेल के बाहर का जो मैसेज है उसे इनसाइड द सेल लेगा और कोई ना कोई रिस्पांस करवाएगा। अगर सेल है ना इस तरह से सेकेंडरी मैसेज के तौर पर ना काम करे तो यहाँ पर है ना जो रिस्पांस, अब हमारे पास है ना सेल की साइकिल चलवानी है, सेल साइकिल होने दो या फिर है ना विजन जो आप देख रहे हो ये सारी क्लास,
ये सब भी है ना सेल की सिग्नलिंग के थ्रू ही हो रहा है। ये सब का सब होना है तब हमारे पास ये सेकेंडरी मैसेंजर हो, तभी हमारे पास या फिर सेल की डिवीजन हो सकती है या फिर विजन हो सकता है, वरना नहीं कि कोई आया और चला गया, हमें पता भी नहीं चला। इस तरह के सिचुएशन सिनेरियो हो सकती है। इस तरह हमारे पास है ना सेकेंडरी मैसेंजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आएगा कैम्प, CGMP, IP3, डैग एंड कैल्शियम। दे आर ऑल आर सेकेंडरी मैसेंजर, जो है ना बाहर का मैसेज अंदर लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और एक हमारे पास जो हमारा प्यारा सा रिसेप्टर था सेल के ऊपर अटैच हुआ, उसके बारे में जानते हैं। देखिए ये जो है ना जे प्रोटीन से अटैच होंगे, इसके पास 3 सब यूनिट होंगे। या तो इसके पास इस तरह से कुछ 3 सब यूनिट होंगे, या फिर है ना सिर्फ एक ही सब यूनिट अटैच होगा। अगर एक सब यूनिट अटैच हो तब हम इसे कहेंगे मोनोमेरिक कंडीशन। अगर 3 सब यूनिट जिसमें अल्फा, बीटा एंड गामा इस तरह से अटैच हो तब हम इसे कहेंगे ट्राइमेरिक कंडीशन, जहाँ पे 3 सब यूनिट अटैच होंगे। इसके बारे में हम और जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स के बारे में। हमें है ना प्रोटीन्स के बारे में भी समझना चाहिए, ताकि हम है ना सिग्नलिंग को अच्छे से समझ सके। देखिए प्रोटीन्स का ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारे पास है ना एक प्रोटीन है। ओके, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये जो है हमारा प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन को नॉर्मली हमारे पास है ना एक्टिवेट करना है, सेल की सिग्नलिंग चलाना है। तो सिर्फ है ना सिग्नलिंग के लिए हमें प्रोटीन्स को एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन का प्रोसेस कराना है। कभी हम करेंगे कि फॉस्फोराइलेशन कर देंगे, फॉस्फेट अटैच करवा देंगे, कभी बोलेंगे कि नहीं GTP अटैच करो या फिर GDP अटैच करो। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन का गेम जो है चलता रहेगा, ताकि सेल है ना एक मैनर में एक्टिवेट भी रहे, और कभी कभी जब भी इसे इनएक्टिवेट करना है तब ये है ना इनएक्टिव की कंडीशन में चला जाए। अब नहीं इसे इनएक्टिव रखना है तो हम है ना कभी GDP अटैच करवा लेंगे, और एक्टिवेट करना है तो हम इसके पास है ना GTP अटैच करवा लेंगे। और सम केसेस में आपको है ना जब कॉन्सेप्ट जब देखेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर है ना हम फॉस्फेट अटैच कर देंगे, तब है ना कुछ केसेस में ऐसा होगा कि ये इनएक्टिव कंडीशन हो जाएगी। इन जनरल क्या होगा हमारे पास है ना, जब भी ये प्रोटीन है इसके ऊपर है ना फॉस्फेट हम अटैच कर रहे हैं, तब ये एक्टिव में ही होगा नॉर्मल इन जनरल। बट सम सिनेरियोस में क्या होगा, प्रोटीन्स के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होने की कंडीशन की वजह से ये एक्टिवेशन नहीं इनएक्टिवेशन का प्रोसेस कहलाएगा। ये हमने है ना सेल साइकिल की क्लास में भी देखा था कि हम है ना फॉस्फोराइलेशन कर रहे थे CDK का, जो है ना इनएक्टिव हो रहा था। तो इस तरह से हमें सिग्नलिंग चलाने के लिए कुछ प्रोटीन्स का एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन के लिए एक तो सबसे पहले जी प्रोटीन का यूज करेंगे, जहाँ पे हमारे पास आएगा गैप एंड गेफ। देखिए गैप क्या करेगा, नॉर्मली ये जो गैप है इसका काम है फॉस्फेट को रिमूव करके फेंकना। तो ये जो प्रोटीन है हमारा, प्रोटीन के ऊपर है ना पहले से ही GTP अटैच है जो एक्टिव कंडीशन में है। अब गैप आएगा, गैप आकर है ना इस फॉस्फेट को, मतलब ये जो ट्राई फॉस्फेट की कंडीशन थी यहाँ पे GTP में, इसे रिमूव करके है ना एक फॉस्फेट को रिमूव कर देके इसे GDP बना देगा, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं गैप है ना नॉर्मली फॉस्फेट रिमूव कर रहा है, जिसकी वजह से इनएक्टिव हो रहा है प्रोटीन। और वहां और एक हमारे पास गेफ होगा, ये गेफ क्या करेगा, नॉर्मली फॉस्फेट को अटैच करवाएगा, जिसकी वजह से ये जो GDP है डाई फॉस्फेट के प्लेस पे यहाँ पे है ना ट्राई फॉस्फेट की कंडीशन आ जाएगी, और हमारा प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप है ना ये सारे कॉन्सेप्ट के बाद है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपको है ना अच्छे से याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ये जो गैप है ना गैप फिल कर रहा, गैप है ना क्रिएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एक्टिव से ये इनएक्टिव कंडीशन में गैप बना रहा है। और यहाँ पे है ना F से फिल याद रख लीजिए, जो है ना गैप को फिल कर रहा है, मतलब फॉस्फेट को अटैच कर रहा है। जैसे कि गैप है ना यहाँ पे इस तरह से फॉस्फेट को रिमूव करके यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर रहा है एक प्रोसेस में, और वही है ना F जो है ना फॉस्फेट को कम्प्लीटली अटैच करवा कर ये जो गैप थी हमारे पास उसे फिल कर रहा है। इस तरह से कुछ याद रखिए, या फिर आप कोई अपने खुद का लॉजिक अपना लीजिए। ओके,
और एक हमारे पास होगा प्रोटीन काइनेस। प्रोटीन काइनेस में हम क्या करेंगे, प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट को अटैच करवाएंगे। अब फॉस्फेट को अटैच करने के लिए हम फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस यूज करेंगे, बट इस फॉस्फोराइलेशन के लिए भी हमारे पास होने चाहिए एटीपी, एनर्जी मॉलिक्यूल। अब हमें अच्छे से पता है एटीपी मतलब हम यूज कर देंगे एनर्जी, तब है ना हमारे पास एडीपी बच जाएगा, डाई फॉस्फेट बच जाएगा, और ये जो फॉस्फेट है इस पर है ना अटैच हो जाएगा। सो हम है ना एक्टिव और इनएक्टिव के लिए प्रोटीन काइनेज का भी यूज करेंगे। और दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रोटीन फॉस्फोराइलेस एंड प्रोटीन फॉस्फेटेस। इन दोनों में है ना सेम, देखिए नॉर्मली हमारे पास जो एक प्रोटीन है उसके ऊपर है ना इनएक्टिव कंडीशन में है। अब यहाँ पे हम है ना फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट अटैच हो चुका है और ये एक्टिव हो चुका है। और वही यहाँ पर इस कंडीशन में फॉस्फेटेस में, प्रोटीन फॉस्फेटेस में क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा प्रोटीन है उसके ऊपर ऑलरेडी फॉस्फेट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पे जो फॉस्फेट है उसे रिमूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव कंडीशन में चला जा रहा है। अब आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, प्रोटीन फॉस्फेटेस एंड प्रोटीन फॉस्फोराइलेस। यहाँ पर देखिए एल है, फॉस्फोराइलेस है, ओके, फॉस्फेटेस है, ओके। फॉस्फोराइलेस मतलब ला रहा है फॉस्फेट को, ओके। यहाँ पे फॉस्फेट को अटैच करवा रहा है, ला रहा है। और फॉस्फेटेस है जिसके अंदर टी है हमारे पास, जो क्या कर रहा है, टाटा बाय बाय कर रहा है यहाँ पे हमारे फॉस्फेट का, ओके, जिसकी वजह से फॉस्फेट रिमूव हो रहा है। इस तरह से याद रख लीजिए। और एक हमारे पास होगा प्रोटीन फॉस्फोडाइस्ट्रेस, जो क्या करेगा, ब्रेक करेगा फॉस्फोडाइस्ट्रेस बॉन्ड को। जो प्रोटीन है उसके बीच में जितने भी फॉस्फेट के बॉन्ड से उसको ब्रेक करेगा। अब हमें ये पता होने चाहिए कि जीपीसीआर के बारे में हमें समझना चाहिए। जीपीसीआर एक हमारा रिसेप्टर है, जीपीसीआर, ओके, जिसे हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहेंगे। और ये क्या करेगा, ये नॉर्मली हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इस तरह से जीपीसीआर रिसेप्टर है ना अटैच रहेगा, ओके। आप देख सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से क्रॉस कर रहा है। कितने मरतबा क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 मरतबा, ये 7 टाइम्स इट इज क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्सो ये है ना सारा का सारा यहाँ से जितना भी ये जीपीसीआर है सारा का सारा प्रोटीन से बना हुआ है। अब प्रोटीन से बना हुआ है मतलब हमें पता है कि ये है ना इसके पास दो टर्मिनल रीजन्स होंगे, एक तो एन टर्मिनल और एक है ना सी टर्मिनल रीजन होगा। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल के साथ साथ यहाँ पे कुछ लूप्स प्रेजेंट होंगे। एक यहाँ पे देखिए E1 लूप, ये E2, एंड ये है हमारा E3, एंड ये है हमारा E4। इस तरह से लूप्स होंगे और इसी लूप्स के साथ साथ है ना ये कहाँ पर बाइंड होगा, E3 और E4 लूप के सेंटर में आकर है ना लिगेंड आकर बाइंड होगा। ये है लिगेंड, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर है ना 3 सब यूनिट्स होंगे इसी जीपीसीआर को अटैच करके, एक अल्फा और एक बीटा और एक हमारा गामा। 3 सब यूनिट है ना इस तरह से अटैच होंगे। जैसे ही लिगेंड आकर यहाँ पे बाइंड करेगा, सी टर्मिनल के पास एक्टिवेशन चला जाएगा और ये है ना गिफ को ऑन कर देगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर सिग्नलिंग जो है चले जाएगी। तो ये 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जानते हैं सिग्नलिंग के लिए। अब हमारे बॉडी के अंदर विजन होने दो या फिर सेंस होने दो, जो भी सेंसरी रिस्पॉन्स है सारे के सारे जीपीसीआर के थ्रू ही वर्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये साइड है ना एक्सटर्नल साइड है, आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, और ये है साइटोसोल का रीजन जहाँ पे हम इनर साइड ऑफ द सेल कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जीपीसीआर रिसेप्टर कुछ इस तरह से अटैच होगा। 7 टाइम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और ये लिगेंड जैसे ही आकर यहाँ पर अटैच होगा, गिव एक्टिविटी ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्फा ये जो सब यूनिट है इसके ऊपर जीटीपी अटैच होगा। बीटा एंड गामा के ऊपर अटैच नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा पर अटैच होगा, जिसकी वजह से ये अल्फा क्या करेगा, मूव करेगा एडिनाइलेट साइक्लेस के पास। यहाँ पर आप इसे एडिनाइलेल साइक्लेस भी कह सकते हैं। अब ये जैसे ही अल्फा सब यूनिट जीटीपी को लेकर एडिनाइलेट साइक्लेस के पास आएगा, एडिनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट हो जाएगा और ये है ना एटीपी को यूज करेगा, कैम्प के सिंथेसिस करेगा। हमें अच्छे से पता है कैम्प हमारा सेकेंडरी मैसेंजर था।
IP3, कैम्प, CGMP, सारे के सारे सेकेंडरी मैसेंजर हैं। ये कैम्प हमारा सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर है ना सेल के इनसाइड जाकर है ना सिग्नलिंग करवाएगा। ये कहाँ पर जाएगा? प्रोटीन काइनेस ए के पास जाएगा। प्रोटीन काइनेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इसके पास एक तो कैटालाइटिक सब यूनिट होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर में, और ये है ना रेगुलेटरी सब यूनिट भी होगी जो येलोइश कलर में है। ये रेगुलेटरी सब यूनिट एंड कैटालिटिक सब यूनिट दोनों सब यूनिट से अटैच होकर रहेगा प्रोटीन काइनेस। अब यहाँ पर हमारा जो प्यारा सा कैंप है आकर है ना ये रेगुलेटरी सब यूनिट के ऊपर कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से रेगुलेटरी सब यूनिट क्या करेगी? ये कैटालिटिक सब यूनिट को छोड़ देगी। इसका काम ये समझिए कि रेगुलेटरी है ना कोई भी किसी से भी अटैच हो जाए तो बस एक को छोड़ देंगे। तो ये रेगुलेटरी जैसे ही कैंप से अटैच हो जाएगी, कैंप से अटैच होने की वजह से यहाँ पे हमारी कैटालिटिक सब यूनिट सेपरेट हो जाएगी, और ये कैटालिटिक सब यूनिट क्या करेगी? पीके के ये जाएगी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कैटालिटिक सब यूनिट। ये कैटालिटिक सब यूनिट है ना क्रिप को एक्टिवेट करेगी, मतलब इसे फॉस्फेट अटैच करवाएगी इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये क्रिप क्या करेगा? सीबीपी प्रोटीन से बाइंड होगा, और सीबीपी और क्रिप दोनों मिलकर है ना एक डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, और फिर है ना इसी डीएनए को ट्रांसलेशन करवाएंगे, और सेल के अंदर जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट करना है ये कर देगा। सो इस तरह से सारा का सारा प्रोसेस होगा एक रिस्पॉन्स करने के लिए। और यहाँ पे आपको ये डॉट होगा कि क्रिब मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंप रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो कैंप है इसके रिस्पॉन्स होने की वजह से एलिमेंट के ऊपर है ना ये बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम कर रहा है। मतलब कैंप के रिस्पॉन्स से ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है। और सीबीपी मतलब कुछ नहीं, ये है ना क्रिप्स से बाइंडिंग वाला प्रोटीन है। तो इस तरह से सारा का सारा प्रोसेस जो है सेल के अंदर चलेगा। और एक हमारे पास पीएलसी पाथवे होगा जो जीपीसीआर का ही है, जिसके अंदर हमारे पास जैसे का तैसा रिसेप्टर है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, ये है साइटोसोल का रीजन, और यहाँ पे जैसे ही लिगेंड आकर यहाँ पे E3 एंड E4 के सेंटर में आकर लिगेंड बाइंड होगा, और एन टर्मिनल सी टर्मिनल प्रोटीन का होगा। 7 टाइम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, ये सब हमें ऑलरेडी पता है। जैसे ही सी के ऊपर है ना एक्टिवेशन का सिग्नल आ जाएगा लिगेंड का, ये सी टर्मिनल गिफ्ट को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से अल्फा सब यूनिट है ना जीटीपी से बाइंड हो जाएगी। अब जीटीपी जैसे ही इसके ऊपर बाइंड हो जाएगी, ये क्या करेगा? अल्फा मूव करेगा फॉस्फोलाइपेज पीएलसी के पास। हमने देखा था एडिनाइलेट साइक्लेस लास्ट टाइम, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉस्फोलाइपेज। ओके, अब ये फॉस्फोलाइपेज का काम है ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन किसका करेगा? ये क्या करेगा? एक्टिवेट होकर पीआईपी2 को ब्रेक करेगा। ओके, मतलब फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा? पीआईपी2 को ब्रेक करेगा। ब्रेक करके दो मॉलिक्यूल्स में बनाएगा, एक तो डैग बनाएगा और एक है ना IP3। अब जैसे ही डैग बनेगा, ये तो लिपिड सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही अटैच होगा, बट जो हमारा IP3 है ये क्या करेगा? नॉर्मली जाकर ईआर के अंदर से है ना कैल्शियम को रिमूव करने के लिए एक चैनल फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे चैनल फॉर्म होने के बाद है ना कैल्शियम आउटसाइड से सेल आ जाएंगे ईआर के, और ये कैल्शियम है ना कार्ल मॉड्यूलिन एंड कैम्प काइनेज के साथ बाइंड होकर सीसीसी कॉम्प्लेक्स बनाकर कोई भी एक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करके रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएगा। और जितने भी बच गए कैल्शियम जो मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा कैल्शियम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे? पीकेसी मतलब प्रोटीन काइनेज सी के साथ बाइंड होकर ये जाएंगे डैग और पीएस के पास। यहाँ पे डैग एंड पीएस है ना इस पीकेसी और कैल्शियम दोनों को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने की वजह से ये क्या करेंगे? प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करेंगे और है ना रिस्पॉन्स करवाएंगे। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग। यहाँ पे है ना दो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहे हैं with the help of calcium and DAG और IP3। ओके, ये है ना रिस्पॉन्स क्रिएट कराएगा। अब हम देखते हैं फैग्रा के बारे में, ये भी सिग्नलिंग का ही पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास देखिए बॉडी के अंदर मेल के, स्पेशली मेल बॉडी के अंदर किस तरह की कंडीशन होगी? नॉर्मल कंडीशन में ये क्या करेगा? मेल का जो बॉडी है वो CGMP को यूज करके GMP को फॉर्म करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। ओके, यहाँ पे CGMP को बॉडी, मेल की बॉडी GMP में फॉर्म कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। बट जैसे ही पर्सन मतलब मेल है ना वैग्रा लेगा,
वैग्रा जैसे ही मेल लेगा तब क्या होगा, ये सारा का सारा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। मतलब ये जो सीजीएमपी है वो है ना जीएमपी में नहीं बनेगा, जिसकी वजह से सीजीएमपी जैसे का तैसा रहेगा, जिससे ये सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा मेल के बॉडी के अंदर, और सीजीएमपी स्पेशली पीनियल के रीजन में। अब यहाँ पे सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही हाई हो जाएगा, सिग्नलिंग जो है हाई हो जाएगी और ये वैसोडाइलेशन करवाएगी, जिससे रिलैक्सेशन होगा और है ना पीनियल इरेक्शन होगा। बहुत सारे मेल बॉडी में है ना पीनियल इरेक्शन ना होने की वजह से वो वैग्रा कंज्यूम करते हैं, जो सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर वैसोडाइलेशन करवा रहा है। अगर आपको वैसोडाइलेशन का प्रोसेस नहीं पता है तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन में है ना किस तरह से ब्लड वेसल्स होते हैं। दो तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक तो है ना वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ये समझिए वैसो कॉन्ट्रैक्शन, और ये है वैसोडाइलेशन। ओके, जो पीनियल रीजन में है ना, नॉर्मली किस तरह से वैसो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में नैरो कंडीशन में है ना ब्लड वेसल से आर्टरी से। अब इस वे में है ना क्या होगा, ब्लड का फ्लो है ना उतना खास नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ये वैग्रा क्या करेगा, नॉर्मली इस नैरो कंडीशन को इस तरह से वैसे डायलेट करेगा, वाइडर बना देगा। वाइडर बनाने की वजह से ये सारा का सारा जो आर्टरीज है रिलैक्सेशन की कंडीशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से होगा और है ना ये जो पीनल इरेक्शन का जो है वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से सिग्नलिंग जो है इस तरह से काम आएगी। और एक हमारे पास दूसरी कंडीशन होगी जीपीसीआर की, जहाँ पे हम देखेंगे हमारे जो आर्टरीज और वेन्स ब्लड के आर्टरी से उन्हें भी वैसोडाइलेशन करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे वैसो कॉन्ट्रैक्शन से वैसोडाइलेशन का प्रोसेस हो रहा है ब्लड के अंदर। अब यहाँ पे आर्टरीज देखिए नॉर्मल कंडीशन में इस तरह से कुछ है, जो है ना नैरो कंडीशन में है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक और एक कंडीशन है जो है ना वैसोडाइलेशन कर रहा है, जिसकी वजह से वाइडर में चला जा रहा है। अब ये नैरो कंडीशन में यहाँ पर है ना ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा, बट वही वाइडर के अंदर है ना ब्लड का फ्लो जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे है ना इस नैरो कंडीशन से हमें करवाना है वाइडर वन में। अब इसके लिए हमें है ना ब्लड के जो आर्टरीज है उसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए 3 लेयर्स होते हैं जो है ना ब्लड के आर्टरीज को फॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक देखिए, और ये मिडिल वन और एक इंटर साइड। ओके, जिसे हम है ना आउटर रीजन को टूनिका एक्सटर्ना कहेंगे, एंड मिडिल वन को टूनिका मीडिया कहेंगे, एंड इनर वाले को है ना टूनिका इंटीमा कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे है ना जो भी टूनिका इंटीमा है इनसाइड फर्स्ट लेयर है, यहीं पे ब्लड फ्लो होगा और यहीं पे जीपीसीआर का सिग्नलिंग आकर अटैच होकर है ना सिग्नलिंग का प्रोसेस करवाएगा। उस सब के लिए हमें और एक टर्म के बारे में मालूम होना चाहिए, NO के बारे में, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, और ये है ना हाइड्रोफोबिक कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वैसोडाइलेशन के प्रोसेस के अंदर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये है हमारा टूनिका इंटीमा और ये है टूनिका मीडिया। मतलब ये जो टूनिका इंटीमा है इसके ऊपर सिग्नलिंग हो रही है और यहाँ से जाएगी सिग्नलिंग टूनिका मीडिया में। आई थिंक यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली। ओके, यहाँ पे टूनिका इंटीमा में सिग्नलिंग चल रही है, यहाँ से सिग्नलिंग जाएगी टूनिका मीडिया के पास। ओके, इस तरह से कैसे जानने की कोशिश कर दो। टूनिका जो इंटीमा है उसके ऊपर है ना एसिटाइल कोलिन आकर है ना इस तरह से अटैच हो जाएगा। ओके, एसिटाइल कोलिन जैसे ही यहाँ पे टूनिका इंटीमा पे अटैच होगा, ये जीपीसीआर को एक्टिवेट करेगा और हमारा जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाएगा, गेफ है ना एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ये ऑलरेडी पता है। गिफ्ट जैसे ही एक्टिवेट होगा सी टर्मिनल के ऊपर, ये जो हमारा अल्फा सब यूनिट है उसके पास है ना जीटीपी अटैच करवा कर है ना अल्फा मूव करेगा टूवर्ड्स द पीएलसी फॉस्फोलाइपेज के पास। अब ये हमारे पास अल्फा है जिसके पास जीटीपी है। अब पीएलसी क्या करेगा, PIP2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा, डैग एंड IP3 मॉलिक्यूल में फॉर्म करेगा। और ये IP3 मॉलिक्यूल है ना नॉर्मली हमें अच्छे से पता है, ये जाएगा ER के पास, और ER के पास चैनल बना के कैल्शियम को सेल के मतलब ER के सेल के अंदर से बाहर निकालकर इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम इंक्रीज कर देगा सेल में। टूनिका इंटीमा में चल रहा है ये सारा प्रोसेस। कैल्शियम जैसे ही आएगा बाहर, ये है ना कालमोडिलिन एंड कैम काइनेज से मिलकर है ना इस तरह से CCC कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देगा।
और ये क्या, यहाँ पर तक तो हमें अच्छे से पता है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, सीसीसी कॉम्प्लेक्स एनो सिंथेज के ऊपर है ना फॉस्फेट अटैच करवा देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये फॉस्फेट जैसे ही अटैच होगा, ये है ना एनो सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने की वजह से ये अर्जिनिन अमाइनो एसिड को है ना सिट्रोलिन एंड एनो गैस में कन्वर्ट कर देगा। एनो गैस है ना आराम से सेल, एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर सकेगी, तो ये जाएगी एनो गैस टूनिका मीडिया में। ओके, टूनिका मीडिया में है ना इस तरह से आकर ये क्या करेगी, ग्वाइनल साइक्लेज से अटैच होगी और जीटीपी को यूज करके सीजीएमपी को बनाएगी। सीजीएमपी हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। जो सीजीएमपी हमारा प्रोटीन काइनेज जी को इनएक्टिव से एक्टिव कर देगा, मतलब इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच करवाकर, जिसकी वजह से प्रोटीन एक्टिवेट करेगा ये और वैसोडाइलेशन का प्रोसेस करवाएगा। तो आप समझ सक रहे होंगे, आई होप के यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा प्रोसेस, जीपीसीआर यहाँ पर है हमारा रिसेप्टर जिसके ऊपर एसिटाइल कोलिन आया, और ये है ना सारा प्रोसेस डैग एंड IP3 मॉलिक्यूल, सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे करने के बाद एनो गैस को फॉर्म करने के बाद है ना ये एनो गैस मीडिया में, टूनिका मीडिया में जाकर यहाँ पे वैसोडाइलेशन का प्रोसेस करवा रही है। तो इस तरह के सबका सारा का सारा जीपीसीआर है ना वैसोडाइलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टरीज में। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एसिटाइल कोलिन है सिर्फ ना कि हमारे वैसोडाइलेशन और वैसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये सलेवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सलेवरी सिक्रेशन के लिए और यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सारे के सारे प्रोसेस के लिए है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ नॉर्मली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए टैबलेट्स, ओके, अगर मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेरे मसल की कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, दैट्स वे डॉक्टर गिवन में द एसिटाइल कोलिन टैबलेट, ये जाकर है ना इस तरह से रिसेप्टर के ऊपर अटैच होकर ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। उसके साथ साथ सलेवा का भी सिक्रेशन इंक्रीज कर देगा और मेरे हार्ट के फंक्शन में भी बीपी का इंक्रीज कर देगा, ब्लड का जो है ना फ्लो है बहुत फास्ट होने लगेगा। तो एक टैबलेट लेने की वजह से सिर्फ एक ही जगह पर हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेशन नहीं होगी, इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे पार्ट्स में भी एक्टिवेशन होगा। इसीलिए मैक्सिमम पीपल यूज टू से कि टैबलेट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ because we don't know how many signals are going inside just based on one single tablet. So इस तरह से प्रोसेस होगा। ओके, अब चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं विजन पाथवे के अंदर जीपीसीआर का क्या रोल है। एक तो हमारे पास होंगे रॉड सेल्स जो नॉर्मली विजन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और हम इसी के बारे में कवर करने वाले हैं जीपीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक हमारे पास होंगे कोन सेल्स जो है ना कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमें अच्छे से पता है हमारे जो रेटिना है, रेटिना के अंदर जो पेरिफेरल रीजन है, यहाँ पर है ना कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स दोनों मौजूद होंगे। अब ये कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स का काम किस तरह से होगा वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें है ना रॉड सेल के बारे में जानना है क्योंकि हम जीपीसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये जो है हमारा रॉड सेल है, कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं डिस्क है, ये जो सारा का सारा इस तरह से क्रॉस क्रॉस है, ये सारा का सारा डिस्क है। इस डिस्क के ऊपर यहाँ पे जीपीसीआर रिसेप्टर मौजूद है और उसी के साथ साथ इस सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस भी है और ये जितना भी स्पेस है उसके अंदर है ना साइटोसोल का रीजन है। अब यहीं पर है ना डिस्क के ऊपर जो जीपीसीआर है जिसे हम रोडोप्सिन कहेंगे, ये रोडोप्सिन के ऊपर लाइट जैसे ही गिरेगी, मतलब एक मिनट, यहाँ पे जीपीसीआर के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी फोटोन, अब ये क्या करेगा, सिग्नलिंग करवाएगा और हमारे पास है ना विजन जो है क्रिएट होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली किस तरह से होगा। ये देखिए हमारे कंप्लीट रॉड सेल है, ये सारा का सारा रॉड सेल है, मतलब ये सेल है। ओके, ये जो सारा का सारा सेल है वो रॉड सेल है और उसके ऊपर जो डिस्क है ये हमारा डिस्क, ये हमारा डिस्क है और इसके ऊपर जीपीसीआर रिसेप्टर है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीपीसीआर रिसेप्टर। अब हम इसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। देखिए ये जो हमारा डिस्क है उसके ऊपर नॉर्मली जीपीसीआर रिसेप्टर कुछ इस तरह से बाउंड हुआ पड़ा है। इस जीपीसीआर के ऊपर फोटोन मतलब लाइट आकर है ना गिरी, जैसे लाइट आपके आंख पे गिरी जैसे कि रोडोप्सिन जीपीसीआर के ऊपर,
तब यहाँ पर है ना हमें अच्छे से पता है अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा। एक मिनट। ओके, यहाँ पे हमारे पास अल्फा सब यूनिट है, इसके ऊपर है ना सी टर्मिनल के ऊपर गेफ एक्टिवेशन ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्फा के ऊपर जीटीपी अटैच हो जाएगा और ये मूव करेगा यहाँ पे फॉस्फोडाइस्ट्रेस के पास। हमने लास्ट टाइम है ना पीएलसी देखा था एंड ऑल्सो एडिनाइलेट साइक्लेस के बारे में ये देखा था, बट यहाँ पे फॉस्फोडाइस्ट्रेस का यूज हो रहा है। हमने फॉस्फोडाइस्ट्रेस को है ना वहां पर भी देखा था वाइग्रा की कंडीशन में। जैसे फॉस्फोडाइस्ट्रेस इफेक्टर के पास आएगा, ये क्या करेगा, सीजीएमपी को यूज करके जीएमपी बनाएगा। ओके, हमने वाइग्रा की कंडीशन में जीएमपी का यही प्रोसेस को ब्लॉक करवाया था, राइट। अब यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फॉस्फोडाइस्ट्रेस के पास जैसे ही अल्फा सब यूनिट आएगी, एक्टिवेट करवा देगी फॉस्फोडाइस्ट्रेस को, जो क्या करेगा सीजीएमपी को यूज करके जीएमपी का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे जैसे सीजीएमपी जीएमपी को बनाते जाएगा, सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो जाएगा। जैसे ही सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, यहाँ पर है ना सीजीएमपी गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स भी क्लोज हो जाएंगे। बट यहाँ पे इनने सोडियम एंड पोटेशियम पंप है ना ऑन रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो इनसाइड के सोडियम है वो सारे के सारे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाहर जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम इनसाइड आएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पोटेशियम है वो अंदर आ रहा है और सोडियम जो है बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो रहा है। और यहाँ पे हमने सीजीएमपी गेटेड चैनल को भी क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्लोज होने की वजह से इनसाइड नहीं आ रहा है इस चैनल के थ्रू, इस गेट के थ्रू। सो यहाँ पे एनए का कॉन्सेंट्रेशन, सोडियम का और सीजीएमपी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो हो गया है सेल के अंदर, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन होगी और यहाँ पे -90 वोल्ट में चले जाएगा सेल। सो क्या होगा, ग्लूटामेट जो है रिलीज नहीं हो पाएगा। ग्लूटामेट एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो है ना रिलीज नहीं होगा सेल के अंदर से। ये रिलीज ना होने की वजह से जो है विजन जो है फॉर्म हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग व्हेन द glutamate is not releasing, then only vision is happening here in this condition. अगर मैं बोलूँ मैं आपको लेके जाके है ना एक डार्क रूम में फेंक दी, ओके, तब क्या होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कंडीशन भी देख लेते हैं। अब हमारे पास है ना, हम है डार्क रूम में, ओके, ये डार्क रूम में लाइट नहीं है, ओके, लाइट नहीं है मतलब जीपीसीआर एक्टिवेट नहीं हुआ, अल्फा जैसे का तैसा यहीं पर मौजूद है। तो यहाँ पर ये अल्फा यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से फॉस्फोडाइस्ट्रेस इफेक्टर है ना एक्टिवेट नहीं हुआ। जो हमारा सीजीएमपी है जैसे का तैसा है और यहाँ पे हमारा जीएमपी फॉर्म नहीं हो रहा है। सो वी कैन से यहाँ पे सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो सीजीएमपी गेटेड चैनल है ये भी ओपन है और यहाँ पर है ना हमारे सोडियम है ना इनसाइड सेल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इंक्रीज रहेगा और ये चैनल भी क्लोज हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा सीजीएमपी भी हाई है एंड सोडियम भी हाई है, जिससे हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन नहीं होगी, डीपोलराइजेशन होगा। सो डीपोलराइजेशन की कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे ये जो ग्लूटामेट है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, यहाँ से विजल्स बनाएगा, विजल्स बनाकर है ना रिलीज हो जाएगा और विजन का पाथवे नहीं होगा। तो यहाँ पे विजन जो है नहीं होगी। तो इस तरह की कंडीशन होगी जब भी है ना हम विजन नहीं करवा रहे हैं, लाइट हमारे आँख के ऊपर नहीं गिर रही है। विजन के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। देखें, अब हम जानने की कोशिश करते हैं रोडोप्सिन के बारे में। रोडोप्सिन एक जीपीसीआर है जो आई के अंदर रॉड सेल के डिस्क के ऊपर है। इसके पास 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों चीजें मिलकर बनाते हैं रोडोप्सिन को। एक तो है प्रोटीन ऑप्सिन और एक है हमारे पास क्रोमोफोर, विटामिन ए से डिराइव किया गया है। ये जो क्रोमोफोर है वो ए से डिराइव किया गया है और ये है ना 11 सिस रेटिनॉल होगा, ओके। इसे जानने के 1 मिनट, आई ड्रिंक सम वाटर। यहाँ पर देखिए हमारे पास है ना
रोडोप्सिन है ना किससे बना हुआ है, दो मॉलिक्यूल से, एक तो है प्रोटीन ऑप्सिन और एक है हमारा क्रोमोफोर से, मतलब 11 सिस रेटिनॉल से बना हुआ है। अब जब तक है ना रोडोप्सिन के पास ऑप्सिन एंड 11 सिस रेटिनॉल है, तब तक है ना ये डार्क कंडीशन में होगा, मतलब इनएक्टिव कंडीशन में है, आप ना अंधेरे में पड़े हुए हैं। जैसे ही लाइट गिरी, ये ऑप्सिन जैसे का तैसा रहेगा, बट ये जो 11 सिस है, यहाँ पे ये सिस नहीं है ना, यहाँ पे 11 ट्रांस आएगा। ऑप्सिन और 11 सिस का जो मॉलिक्यूल है वो अपना शेप कन्वर्ट करके 11 ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा रेटिनॉल में, ओके। और ये है ना लाइट की कंडीशन में होगा और एक्टिव रहेगा। जैसे ये ऑप्सिन एंड 11 ट्रांस रेटिनॉल है, मतलब ये है ना अनस्टेबल कंडीशन में रहेगा, जिसकी वजह से हमारे आईज में है ना विजन का पाथवे चलेगा और हम है ना देख पाएंगे, ओके। और फिर से आपको है ना डार्क में लेके जाके डाल देंगे, तब क्या होगा, ऑप्सिन जैसे का तैसा रहेगा, बट ये जो 11 ट्रांस रेटिनॉल है वो डार्क में आ जाने की वजह से फिर से अपना स्ट्रक्चर चेंज करके 11 सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और रोडोप्सिन बन जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड हियर एट ऑल। ये जो है यहाँ पर हमारे रोडोप्सिन के पास है ना दोनों चीजें हैं, एक तो ऑप्सिन है हमारे पास और एक है ना 11 सिस रेटिनॉल है। और ये किस कंडीशन में रहेगा, जब भी डार्क है इनएक्टिव कंडीशन में इस तरह से रहेगा। बट जैसे ही लाइट गिरी इससे रोडोप्सिन के ऊपर, मतलब यहाँ पे ये सारा का सारा रोडोप्सिन ही है ना, इसके ऊपर लाइट गिरी, लाइट गिरने की वजह से ऑप्सिन जैसे का तैसा रहेगा, बट ये जो 11 सिस था हमारा, ये कन्वर्ट होके 11 ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास फिशन है ना क्रिएट होगी। बट मैं है ना आपको अगर आप आंख बंद कर दें या फिर आप डार्क में चले जाएंगे, तब है ना ये ऑप्सिन तो ऑप्सिन ही रहेगा, बट ये जो 11 ट्रांस था हमारा, जो लाइट की कंडीशन में था, वो है ना डार्क कंडीशन में फिर से 11 सिस में कन्वर्ट हो जाएगा और रोडोप्सिन बन जाएगा। सो कुछ इस तरह से सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन, स्ट्रक्चर चेंज करना, इस तरह से करके आपके विजन के पाथवे को है ना कंप्लीट किया जाएगा। चलिए जानते हैं कोलेरा टॉक्सिन के बारे में, जो हमारे बॉडी के अंदर अगर आ जाए तो हमें है ना डायरिया करवाएगा। अब यहाँ पे इसे कोलेरा टॉक्सिन को है ना करवाने के लिए मेन टॉक्सिन जो है विब्रो कोलेरा कहलाएगा, जो कोलेरा टॉक्सिन डायरिया करवा रहा है। और ये एंटीरोटॉक्सिन कहलाएगा, क्योंकि ये है ना इंटेस्टाइन पर ही इफेक्ट करवा रहा है, इसीलिए हम एंटीरोटॉक्सिन कहेंगे। यहाँ पर देखिए इसके पास है ना दो तरह की सब यूनिट होगी, एक तो है ना सेंटर में ए सब यूनिट होगी जो मोनोमेरिक कंडीशन में होगी, और एक इसके पास है ना 5 सब यूनिट है ना इस तरह से अटैच होंगे सराउंडिंग में, जिसे हम बी सब यूनिट कहेंगे, सारे के सारे बी सब यूनिट है। अब ये ए सब यूनिट के सराउंडिंग में पेंटामर कंडीशन में बी सब यूनिट है, और ये सारे ए एंड बी दोनों मिलकर हेक्सामर की कंडीशन फॉर्म कर रहे हैं। अब जब हम इसकी सिग्नलिंग को देखेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले तो हम है ना नॉर्मल कंडीशन देखेंगे, नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है जीपीसीआर रिसेप्टर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जीपीसीआर रिसेप्टर के ऊपर कोई भी हार्मोन एड्रेनालाइन आकर है ना अटैच हो गया। अटैच होने की वजह से इंटेस्टाइनल का सेल है, ये है ना इंटेस्टाइनल का सेल, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर ऑफ द इंटेस्टाइनल का सेल, ओके, ल्यूमन का सेल, ल्यूमन का रीजन है। अब जैसे यहाँ पे लिगेंड आकर अटैच होगा, लिगेंड अटैच होने की वजह से सी के पास गेफ ऑन हो जाएगा, जिससे अल्फा सब यूनिट के ऊपर जीटी पे अटैच हो जाएगी, आपको अच्छे से पता है। जैसे ही अल्फा सब यूनिट के ऊपर गेफ एक्टिवेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये जाएगा एडिनाइलेट साइक्लेस के पास, जाकर इसे एक्टिवेट कराएगा, और ये क्या करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेस एटीपी को यूज करके कैम्प को फॉर्म करेगा। ये कैम्प क्या करेगा, पीकेए प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करेगा। अब ये प्रोटीन काइनेस ए क्या करेगा, नॉर्मली जाकर है ना क्लोराइड और सोडियम H2O के चैनल्स के पास जाकर एक्टिवेशन कराकर यहाँ पर क्या करेगा, H2O को बाहर भेजेगा एंड सोडियम को इनसाइड लेगा और क्लोराइड को बाहर फेंकेगा। तो ये है नॉर्मल कंडीशन में, जहाँ पे है ना कुछ भी नहीं, बस आपकी बॉडी नॉर्मल है, बहुत अच्छी हेल्दी कंडीशन में है। बट ये अगर सब कुछ है ना आपके बॉडी के अंदर समहाउ कोलेरा टॉक्सिन घुस गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं कोलेरा टॉक्सिन है,
ये गैंग्लियोसाइड कहकर एक रिसेप्टर है, उसके साथ अटैच होगा। अटैच होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए सब यूनिट है सिर्फ वही इंटर करेगी सेल के अंदर, हमारे सेल के इंटेस्टाइन के अंदर। बाकी का ये जितना भी पेंटामर वाला था हिस्सा बी सब यूनिट वो बाहर ही रह जाएगा, और यहाँ पे ए सब यूनिट मोनोमर वाला इनसाइड आ जाएगा विथ व्हाट, गैंग्लियोसाइड के थ्रू। जैसे ये आ जाएगा, ये जाकर है ना एडीपी राइबोसाइलेशन कराएगा, मतलब यहाँ पे ये जो हमारा अल्फा सब यूनिट है इसके ऊपर जीटीपी बाइंड है और इसके ऊपर एडीपी को अटैच करके है ना उसे ऐसे ही एक्टिवेट करके रखेगा, जिसकी वजह से एडिनाइलेट साइक्लेस कंटिन्यूसली एक्टिवेट रहेगा, एटीपी को यूज करते हुए कैम्प का सिंथेसिस करते जाएगा, जिससे कैम्प है ना एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ेगा, और ये है ना पीके को एक्सेसिव अमाउंट में सिग्नलिंग देगा और एक्टिवेट करवाते जाएगा। सो इसके वजह से यहाँ पे ये पीके आकर है ना क्लोराइड को बाहर फेंकेगा, चैनल्स को एक्टिवेट करेगा और सोडियम को इनसाइड लेते जाएगा, और यहाँ पे है ना H2O को बाहर फेंकते जाएगा, जिसके वजह से आपके बॉडी के अंदर है ना इलेक्ट्रोलाइट्स का डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट रियली डायरिया। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल है कि ठीक है कर रहा है फिर रुक जाएगा, ठीक है, बट यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्टिवेशन रहने की वजह से आपके बॉडी को वीकनेस, फटीग, डिजीनेस ये सब होगा, जिसमें आप है ना ओआरएस लेके अपने बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करेंगे। सो दिस इज अबाउट द कोलेरा टॉक्सिन। चलिए जानते हैं ग्लाइकोजन के बारे में, जो हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक तो हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन होगा और एक होगा ग्लूकागॉन। ओके, ये दोनों हार्मोन से और दोनों भी है ना पैनक्रिया से ही रिलीज होंगे। अब यहाँ पे इंसुलिन हो या फिर ग्लूकागॉन, दोनों की कंडीशन डिफरेंट है। नॉर्मली इंसुलिन कब रिलीज होगा, जब भी आप है ना शुगरी फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तब है ना इंसुलिन रिलीज होगा और आपकी शुगर को है ना डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ग्लूकागॉन तब रिलीज होगा जब है ना आप फास्टिंग में है या फिर गुस्से में मुंह फुला के खाना नहीं खा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या करेगी बॉडी है ना, जो ऑलरेडी बचा कुचा स्टोर करके रखे उसे है ना गोदाम से, मतलब बॉडी के अंदर से रिमूव करके है ना आपको एनर्जी देते जाएगी, फिर भी आपको 1 2 दिन 3 दिन तक सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्लूकागॉन। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इंसुलिन रिलीज करेगा ब्लड के अंदर जब भी है ना शुगर के लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, और ये ग्लूकागॉन है ना शुगर का लेवल डिक्रीज हो तब रिलीज होगा। और यहाँ पे ग्लाइकोजन सिंथेस, ये ग्लाइकोजन सिंथेस को इनएक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करने के लिए इस तरह से ग्लाइकोजन सिंथेस को रखना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास है ना इनएक्टिवेशन के लिए ग्लाइकोजन सिंथेस ग्लूकागॉन के प्रोसेस के अंदर, ये हार्मोन के प्रोसेस के अंदर हमें इसे इनएक्टिवेट करना है, तब हम इसके ऊपर है ना फॉस्फेट अटैच कर देंगे तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम है ना इंसुलिन के प्रोसेस के अंदर क्या करें, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बना रहे हैं, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में हम है ना ग्लूकागॉन के प्रोसेस में बना रहे हैं। आई थिंक यू विल गेट डेफिनेटली कंफ्यूज इन दीज टर्म्स। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है, ये हार्मोन है ना आपकी बॉडी को सिग्नल देगा ताकि आपकी बॉडी है ना ग्लूकोज की सिंथेसिस करे। ओके, दिस इज द वन पॉइंट। ये जो ग्लूकोज है हमारे पास, ये नॉर्मली कहाँ पे स्टोर होगा, ग्लूकोज है ना लिवर में स्टोर होगा और है ना मजिल में स्टोर होगा। लिवर एंड मजिल में किस तरह के किस फॉर्म में स्टोर होगा, मतलब ये फॉर्म में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करके रखेगी बॉडी। क्यों, क्योंकि है ना बहुत सारे ग्लूकोज पार्टिकल्स को अटैच करके ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर किया जा रहा है। अब इसे रिमूव करने के लिए ग्लूकागॉन आ रहा है, हार्मोन आकर रिलीज करवा रहा है। ओके, ये कंडीशन है। अब ये आपका है ना सेल समझिए, सेल जैसे कि मसिल का सेल समझिए या फिर लिवर का सेल समझिए, कोई भी सेल समझिए। अब यहाँ पे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर हमें अच्छे से पता है जीपीसीआर रिसेप्टर आकर अटैच है। जैसे ग्लूकागॉन आकर इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाएगा, गेफ एक्टिविटी ऑन हो जाएगी और अल्फा सब यूनिट के ऊपर है ना जीटीपी अटैच हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है ये अल्फा सब यूनिट इस तरह से एडिनाइलेट साइक्लेस के पास मूव करेगी और एटीपी को यूज करके कैंप बनाएगी। ये हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। कैंप है ना पीके को एक्टिवेट करेगा। ओके, यहाँ पर तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जैसे कैंप है ना पीके को एक्टिवेट करेगा, ये 2 फंक्शंस करेगा, या तो स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस को या इनहिबिट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस को।
क्यों ग्लाइकोजन को इनहिबिट कर रहा है और सिंथेसिस कर रहा है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। नॉर्मली हमारे पास है ना, ये है एक पर्टिकुलर स्टोरेज बॉक्स। ये हमारा मसल सेल हो सकता है, लिवर सेल हो सकता है, कोई बॉडी है ना, इतने ही हिस्से में जितने भी ग्लाइकोजन चाहे आप है ना इतने हिस्से में ही स्टोर करो, एक्स्ट्रा है ना आई कांट स्टोर। अब जैसे ये जितना भी हिस्सा है वो भर जाएगा, उसके बाद है ना ग्लूकागोन है ना स्टोर करने के लिए सिग्नलिंग को रोकना चाह रहा है, जिसकी वजह से हम ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। सो इसके लिए हमने कहा था ऑलरेडी यहाँ पे ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस के ऊपर फॉस्फेट अटैच करके इसे इनएक्टिव कर देंगे और ये नो मोर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी, यहाँ पे हमने देखा था। ओके, यहाँ पे इस प्रोसेस में अब ये सारा का सारा प्रोसेस है ना इनहिबिट करने के लिए, ताकि है ना स्टोरेज का स्पेस ना हो तब। बट यहाँ पर है ना नॉर्मली क्या प्रोसेस, स्टिमुलेशन के प्रोसेस के अंदर ग्लाइकोजन सिंथेसिस के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज के ऊपर फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं, और ये फॉस्फेट अटैच करने की वजह से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है ना, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के पास से जाकर इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच करवा देगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन क्या करेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में फॉर्म करेगा और हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा व्हेन यू आर फास्टिंग। सो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। दिस इज व्हाट रियली हैपनिंग। यहाँ पे ये भी याद रखिए आप, फॉस्फोराइलेज आ रहा है, मतलब हमें अच्छे से पता है ये है ना फॉस्फेट अटैच करवा रहा है। अगर वही कंडीशन में हमारे पास कोई ग्लूकागॉन अटैच नहीं हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, तब कैंप है ना फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से पीकेए भी नहीं आएगा और यहाँ पे फॉस्फेटेस आ जाएगा। आपको अच्छे से याद होगा तो फॉस्फेटेस टी से याद है, हमने कहा था टाटा बाय बाय कर रहे हैं हम फॉस्फेट को। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, नॉर्मली ये फॉस्फेटेस आने की वजह से ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है उसके ऊपर से फॉस्फेट रिमूव करके फेंक देगा और यहाँ पे ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के ऊपर से भी फॉस्फेट रिमूव कर देगा और ये भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इनएक्टिवेशन होगा। और एक हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज के ऊपर जो फॉस्फेट है उसे रिमूव करके फेंक देगा, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है कंटिन्यू करते जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, ये थोड़ा सा अजीब कॉन्सेप्ट है, आई डू अंडरस्टैंड। ग्लूकागॉन आने की वजह से दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो इनहिबिशन हो रहा है ग्लाइकोजन का, जहाँ पे स्टोरेज की स्पेस नहीं है, अब है ना बस कर दो, ग्लाइकोजन मत फॉर्म करो, बॉडी कर रही है, जिसमें हम ग्लाइकोजन के ऊपर फॉस्फेट अटैच करके इनएक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज है और एक है ना ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, दोनों के नाम में सेम है, बस यहाँ पे काइनेज है, यहाँ पर काइनेज नहीं है। इसे एक्टिवेट करने की वजह से ये आकर इससे एक्टिवेट फॉस्फोराइलेज काइनेज आकर इससे एक्टिवेट फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर रहा है और हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई भी ग्लूकागोन नहीं आया, अटैच नहीं हुआ, मतलब कैंप नहीं बनेगा, पीकेए भी नहीं बनेगा, पीकेए नहीं बनेगा तो यहाँ पर है ना फॉस्फेटेस आएगा, फॉस्फेटेस आएगा। फॉस्फेटेस मतलब टी क्या कर रहा है, नॉर्मली रिमूव कर रहा है फॉस्फेट को। रिमूव कहाँ कहाँ करेगा, ये यहाँ पे फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। अब ये तो इनएक्टिव कंडीशन में है, फॉस्फेट हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करने की वजह से ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होने लगेगी। और एक कंडीशन में यहाँ पे जो फॉस्फेट है इसके अभी फॉस्फेट रिमूव करेगा, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा। इसके ऊपर से फॉस्फेट है ये भी निकाल देगा, जिसकी वजह से ये भी इनएक्टिव कंडीशन में चले जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन से नहीं फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जब ग्लूकागॉन ना आए तब फॉस्फेटेस आकर इस तरह से प्रोसेस करवा रहा है, यही कहा मैंने इस स्लाइड में। सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस जीपीसीआर के सिग्नलिंग के अंदर। कोई भी सिग्नलिंग हो जिसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, डिसेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। नॉर्मली क्या है, ये कुछ भी नहीं है, जब भी एक ऐसी सिग्नलिंग आ रही है जहाँ पे विजन का रहने दो या फिर है ना एडिनाइलेट साइक्लेस कोई भी हार्मोन आकर इस तरह से ग्लूकागॉन भी होने दो, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, सेल और बॉडी क्या करेगा, डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस करवाएगा।
इस डिसेंसिटाइजेशन के अंदर हमारा जीपीसीआर जैसे ही कोई भी रिसेप्टर इसके ऊपर लिगेंड आकर अटैच हो, गिफ एक्टिवेट कर देगा और जीटीपी है ना अल्फा पे अटैच हो जाएगी और ये अल्फा मूव करेगा एडिनाइलेट साइक्लेस के पास, जिसकी वजह से कैंप है ना एक्टिवेट होगा और पीके फॉर्म होगा। पीके है ना न्यूक्लियस में जाएगा, क्रिप को एक्टिवेट करेगा, फॉस्फेट अटैच करवाकर क्रिप जाकर है ना सीबीपी से बाइंड होकर जीआरके जीन को है ना फॉर्म करेगा। यहाँ पर तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ओके, यू नो वेरी वेल, क्योंकि हमने हर एक में यही पढ़ा है। जैसे यहाँ पे क्रिब एंड सीबीपी दोनों अटैच हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर जीआरके जीन को एक्टिवेट करेंगे और जीआरके जीन का है ना ट्रांसक्राइब होगा और ये है ना ट्रांसलेट करके जीआरके का प्रोटीन बनेंगे। अब ये जीआरके प्रोटीन हमारा जी प्रोटीन कपिल रिसेप्टर काइनेस है। यहाँ पे काइनेस मतलब फॉस्फोराइलेशन करेगा किसी न किसी चीज का। ये क्या करेगा, एटीपी को यूज करेगा, फीडबैक इनहिबिशन करवाएगा कि जीपीसीआर के ऊपर है ना यहाँ पर आकर इस तरह से फॉस्फेट अटैच करवा देगा। कौन, जीआरके जैसे ही जीपीसीआर के ऊपर फॉस्फेट अटैच कर देगा, अरेस्टिन प्रोटीन्स आकर इसके सराउंडिंग में इस तरह से अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्लैथरीन भी आकर वेसिकल बनाकर है ना कुछ एंडोसाइटोसिस करवा देगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर इस तरह से जीपीसीआर अंदर आ जाएगा वेसिल के फॉर्म में। अब ये जैसे ही ये वेसिल के फॉर्म में इस तरह से अंदर आ जाएगा, ये क्या करेगा, एंडोजोम में, अर्ली एंडोजोम में भेज देगा। अर्ली एंडोजोम में भेजने की वजह से या तो ये जीपीसीआर जो है हमारा लाइसोसोम में जाएगा, डिग्रेडेट कर दिया जाएगा, या फिर ये रिसाइकिल करके फिर से है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भेज दिया जाएगा। क्यों हम पहले यहाँ पर है ना इस तरह से पहले तो ले रहे हैं, मतलब जीपीसीआर को पहले अंदर ले रहे हैं और फॉस्फेट अटैच करके फिर से वापस क्यों भेज रहे हैं? देखिए, दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो हमारे सेल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, या फिर हमारे सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टिमुलेशन हो रहा है। अब कुछ भी करके है ना हमें क्या करना है, ये स्टिमुलेशन को ब्लॉक करना है कुछ देर के लिए, क्यों ना सही। इस सारा प्रोसेस होने के लिए भी टाइम लगेगा, राइट। अब इससे कुछ से देर के लिए अगर हमें ब्लॉक करना है तो या हम क्या करेंगे, रिसाइकलिंग का प्रोसेस कराएंगे, फिर से भेज देंगे। बट बहुत सारे रिसेप्टर ऑलरेडी मौजूद है सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लाइसोसोम में भेज के इस सारे के सारे जीपीसीआर को डिग्रेडेट कर देंगे। नॉर्मली लाइसोसोम में नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा काम करती है नॉर्मली। इसके लिए हम है ना नॉर्मली ऐसे सारे साइकिल्स को है ना रिसेप्टर्स को इस तरह से नहीं करवाएंगे, नॉर्मली रिसाइकिल का ही प्रोसेस चलेगा। बट बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स हो तो है ना ये कंडीशन भी हो सकती है कि हम उसे है ना लाइसोसोम में भेज के डिग्रेडेट कर देंगे। आई होप आपको ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, और प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट यू टू subscribe the channel and give a thumbs up on the video. If you like it, definitely give some comments. It will really boost me to make more videos, और मैं है ना नेक्स्ट वीडियो में आरटीके के पाथवे के बारे में भी समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको लगे कि कोई कॉन्सेप्ट इसमें कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, यू वांट टू आस्क मी, यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।